हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु सलाह के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अंकित और आज हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में नई शिक्षा नीति आ चुकी है। आप सब लोग उसके बारे में जान चुके होंगे। कुछ खास बातें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और आपने उनके बारे में जाना होगा। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे बिंदु निकल के आते हैं जो आगामी परीक्षाओं में, हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या कोई भी अन्य भी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उनमें पूछे जा सकते हैं। अति संभावित कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो हम लोग थोड़ा सा उनको अच्छे से देख लेंगे सीक्वेंस से। जो कुछ भी खास पॉइंट होंगे आप लोग उनको नोट कर लीजिएगा, उनको ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि संभवतः इनमें से जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के अंतर्गत निकल के ऐसे आएंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी शिक्षा नीति से संबंधित बदलाव हुए हैं, जो भी प्रमुख आयोग बने हैं, जो भी जानकारी हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी मैंने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। आप लोग एक क्रम से उन सबको जानिए और कोशिश कीजिए कि इनको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपकी परीक्षाओं में ये काम में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि हायर एजुकेशन से संबंधित या विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित आजादी के बाद सबसे पहला आयोग कौन सा बना था, तो वो 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था। उसके बाद दोस्तों माध्यमिक शिक्षा की बारी आती है। अब माध्यमिक शिक्षा के संबंधित 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। फिर दोस्तों अब हायर एजुकेशन के बाद माध्यमिक शिक्षा और फिर बात आती है प्राथमिक शिक्षा की। तो प्राथमिक शिक्षा में बदलाव के लिए या उनकी कमियों को दूर करने के लिए एजुकेशन कमीशन का गठन कब किया जाता है, 1964 और 66 के बीच में, जब माननीय DS कोठारी जी, दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम है, DS कोठारी जी अपना ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी जाती है सरकार के द्वारा 1968 में। तो हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहला जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी वो कब आई थी, 1968 में। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। संविधान में संशोधन करके शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है कि शिक्षा पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के काम करेंगी। फिर हम लोग देखेंगे कि 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है। इसको लागू करने के बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है। अब ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है, तो दोस्तों 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसी के संशोधित रूप को हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं। क्या है प्रोग्राम ऑफ एक्शन? इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सुझाव दिए गए थे उनके साथ साथ उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाना है, यह सबसे पहले बताया गया था। सर्वप्रथम एक ऐसी नीति या ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसमें कुछ जो बिंदु बताए गए थे या जो सुझाव दिए गए थे, साथ साथ उनको कैसे उनका इम्प्लीमेंट करना है, उनको कैसे लागू करना है, उनको कैसे फॉलो करवाना है, इसके बारे में भी बात की गई थी। तो अब क्या होता है दोस्तों, काफी लंबा समय बीत जाता है और 1992 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वही चलती रहती है। फिर 2014 में चुनाव के समय भाजपा पार्टी के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की जाती है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो क्या शिक्षा में बदलाव लाएंगे, नई शिक्षा नीति का गठन करेंगे, नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे देश में। अपने वादे के अनुसार जब मोदी जी की सरकार बनती है तो फिर क्या होता है, TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनाई जाती है, जो अपना रिपोर्ट कब देती है, 27 मई 2016 को। ये हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है,
डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट आती है। कब आती है? 31 मई 2019 को। ये क्या थी? फाइनल रिपोर्ट थी। तो अब क्या दोस्तों हम लोग याद रखेंगे कि 27 जनवरी 2015 से लेकर के 31 अक्टूबर 2015 तक क्या होता है कि भारत के सभी जो माननीय लोग हैं, जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं या अन्य किसी भी विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या है वो अपना अगर सुझाव देना चाहते हैं शिक्षा नीति के लिए तो उनसे सुझाव मांगे जाते हैं। करीब करीब 2 लाख लोग अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं। अब क्या होता है कि इनके सुझाव में से जो आवश्यक सुझाव हैं, जो अच्छे सुझाव हैं, जरूरी सुझाव हैं, उनको शिक्षा नीति में शामिल कर लिया जाता है। शिक्षा नीति में शामिल करने के बाद ड्राफ्ट में इनको जोड़ करके 27 जुलाई 2020 को इस बिल को मंजूरी दे दी जाती है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको कब मंजूरी दी जाती है? तो 27 जुलाई 2020 को। और दोस्तों इसमें हम लोगों को एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जब ये के कस्तूरी रंगन जी ने अपनी रिपोर्ट 2019 में दी थी तो ये इन्होंने अपना प्रतिवेदन, अपना ड्राफ्ट 22 भाषाओं में दिया था। कुल कितनी भाषाओं में दिया था? अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 का ड्राफ्ट कितनी भाषाओं में दिया गया था तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि 22 भाषाओं में दिया गया था। उसके बाद हम लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे कि कब MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय रखने का सुझाव दिया गया। तो कब दिया गया? 2019 में जो ड्राफ्ट आया था के कस्तूरी रंगन जी का, इसी के अंतर्गत दिया गया था। अब दोस्तों हम लोग हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में जो जो सुधार हुए उनको देख लेते हैं। उनमें से सबसे पहला पॉइंट है 2035 तक 50% नामांकन, यानी 2035 तक 50% नामांकन की यहाँ पे बात की गई है, जो अभी आज के समय 22% है। तो इसको 22% से बढ़ा करके 50% तक नामांकन किया जाएगा। ऐसी कोशिश की जाएगी कि जो हायर एजुकेशन का ग्राफ है उसको बढ़ाया जाए, लोग शिक्षा जो बीच में छोड़ देते हैं उन कमियों को दूर किया जाए, ताकि जो 22% से लेकर के रजिस्ट्रेशन कहाँ तक पहुंच जाए? 50%, 50% तक। सेकेंड पॉइंट क्या है? मल्टीपल एंट्री एग्जिट। मल्टीपल एंट्री एग्जिट इससे मतलब है कि ये जो शिक्षा में एक नया सुधार किया गया है। सुधार क्या है? एक नए तरीके को अपनाने की कोशिश की गई है, जिसमें यूजी प्रोग्राम को कहाँ रखा गया है? 3 से 4 साल के लिए। यूजी प्रोग्राम होता है क्या? जैसे क्या होता है 3 से 4 ईयर का, 3 से 4 ईयर का मतलब तो दोस्तों अब हम लोग हायर एजुकेशन से संबंधित जो भी सुधार यहाँ पे किए गए हैं उनको देख लेते हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित सुधारों में सबसे पहला पॉइंट है 2035 तक 50% नामांकन, 50% रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात की गई है, जो आज के समय पे 22% है। 22% से बढ़ा करके 50% तक नामांकन किया जाने की कोशिश की जाएगी। कैसे? जैसे अभी क्या होता है कि उच्च शिक्षा तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं, बीच में ही उनकी शिक्षा छूट जाती है। उनकी शिक्षा को उच्च शिक्षा तक ले जाने के लिए कुछ ऐसे कोशिश की जाएंगी, कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे ताकि लोगों की पढ़ाई बीच में ना छूटे, वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके लिए क्या किया जाएगा कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम चलाया जाएगा। उसके अंतर्गत क्या होगा? यूजी प्रोग्राम, जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है उसको 3 से 4 साल का रखा गया है। फिलहाल अभी तो 3 साल का होता है, लेकिन 4 साल का इससे मतलब है कि ग्रेजुएशन करना है आपको। तो ग्रेजुएशन सिस्टम के लिए उन्होंने रखा है कि अगर आप ग्रेजुएशन करके किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या कंपटीशन में जाना चाहते हैं, इस तरह का आपका कुछ विचार चल रहा है,
तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे जाके और रिसर्च करना चाहते हैं, है ना, अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करें, पीएचडी करें, ऐसा कुछ करने का अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, आप 4 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जो आगे की रिसर्च के समय के का जो काल है वो आपका क्या ग्रेजुएशन में ही ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया जाएगा, 1 से 2 साल का रखा जाएगा। 1 से 2 साल का रखा जाएगा। इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स। इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स का समझिए क्या होता है। अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों करना चाहते हैं तो क्या होगा, सीधा सा 5 साल का प्रोग्राम एक चलाया जाएगा कि 5 साल तक आप करेंगे तो उसी में आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हो जाएगा। एमफिल को खत्म करने की यहाँ पे बात की गई है कि एमफिल को खत्म करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी करवाई जाए। पीएचडी में हम लोग रिसर्च करते हैं जिसके लिए पहले एमफिल करना मैंडेटरी होता है, लेकिन अब एमफिल को खत्म करके डायरेक्ट पीएचडी करवाने की बात की गई है। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की यहाँ पे बात की गई है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने कोई एक कोर्स किया या किसी कोर्स में एक सब्जेक्ट को लिया। अब क्या हुआ, जब हमने अगला दूसरा कोई कोर्स किया और उसमें उस सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं हुई तो क्या वो हमारा बेकार हो जाएगा, या क्या उसकी ज़रूरत या आवश्यकताएं हमारी बेकार हो जाएंगी, या उनकी जो स्किल हमने ली है या उसको जो हमने सीखा है वो हमारा बेकार चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा, एक क्रेडिट बैंक बनाई जाएगी जो भी उनका तरीका हो बनाने का, लेकिन ऐसा किया जाएगा कि आपका जैसे आपने कोई एक कोर्स किया है, उसमें कोई एक सब्जेक्ट को आपने सीखा है, तो अगर हो सकता अगले कोर्स में उसकी ज़रूरत ना हो, उसके बाद अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपका एक क्रेडिट बैंक की तरह काम करेगा, आप उसको यूज कर सकेंगे बाद में। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट, HEI इसको बोलते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्या है कि डिग्री कॉलेज को अपने मतलब या बाजार के हिसाब से अपने कोर्स बनाने की छूट दे दी जाएगी। कैसे छूट दे दी जाएगी कि जैसे मार्केट में जो ज़रूरत है, जैसी नौकरी में आवश्यकता हो रही हो, उस टाइप के कोर्स वो स्वयं निर्मित कर सकेंगे, चला सकेंगे। अभी गवर्नमेंट के बनाए हुए कोर्स सारे प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं, फिर क्या है, कॉलेज अपने हिसाब से कोर्स चला सकेंगे और उनमें क्या है, समाज में या बाजार में जितनी नौकरियों की आवश्यकता है उतनी ही उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, है ना। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि HEI का ये फुल फॉर्म हम लोग याद रख लेंगे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इसको बोला जाता है। फिर एक ये फैक्ट पॉइंट आता है हमारा मेरू। मेरू कैसे कहेंगे, मेरू हम लोग कहते हैं मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये देखो क्या है कि जैसे इसका मतलब है कि सभी जिलों के आसपास ऐसे मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। मॉडल स्कूल नहीं कहेंगे हम इनको, मॉडल यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे। इनका काम क्या होगा कि रिसर्च करेंगी, सभी जिलों में एक एक अपने मॉडल यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी जो क्या करेंगी, अन्य यूनिवर्सिटियों के लिए मॉडल का काम करेंगी, उनके लिए और ये क्या रिसर्च करेंगी। और इसमें बात की गई है कि अब क्या है, शिक्षा में 6% GDP का खर्च किया जाना चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि अभी पहले भी 6% ही खर्च किया जा रहा है ना। तो इसको अगर बढ़ाना चाहिए था इन्हें, लेकिन क्या है, वही की वही फिर से रख दिया गया है। अब देखो 7 पॉइंट में यहाँ पे क्या बताया गया है, पाली, प्राकृत और संस्कृत 3 भाषाओं के लिए क्या किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा और संस्कृत भाषा के लिए रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। अब देखो 8वां पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे, IITI। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखिए IITI की स्थापना क्या की जाएगी, भारतीय भाषाओं को विकसित करने के लिए की जाएगी। किस लिए की जाएगी, भारतीय भाषाओं को विकसित करने के लिए, मानक शब्दावलियां निर्मित करने के लिए। आज के समय में क्या हो रहा, सारी यूनिवर्सिटियां, सारे कोर्स, सारे सब्जेक्ट जो कुछ भी अच्छा है वो अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है। हमारा देश विविधताओं से भरा है, हमारे पास स्वयं इतनी अच्छी अच्छी भाषाएं हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं को और अच्छा बनाएं, उन्हीं में और अच्छी रिसर्च करें, उनको विलुप्त होने से बचाएं, है ना, उनकी वैज्ञानिकता को फिर से उजागर करें, उनको खत्म ना होने दें।
तो भाषाओं के संरक्षण के लिए IITI की स्थापना की जाएगी, जो क्या करेगी, रिसर्च करेगी, मानक शब्दावलियां निर्मित करेगी और भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे 5+3+3+4 सिस्टम। स्कूली सिस्टम इस प्रकार से चलाया जाएगा कि पहली 5 सालें बच्चे के लिए PG, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को एक कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड कैटेगरी में हम लोग रखेंगे थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास को। उसके बाद फिर 6th, 7th और 8th को एक कैटेगरी में रखने के बाद 9th, 10th, 11th, 12th को एक साथ रखा जाएगा। इसमें जानने वाली एक इम्पॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात यह है स्कूली शिक्षा के अंतर्गत कि हाई स्कूल के बोर्ड को खत्म करने का सुझाव दिया गया है कि हाई स्कूल के बोर्ड को खत्म कर दिया जाए और सेमेस्टर प्रणाली इस पे चलाई जाए। 9th, 10th, 11th, 12th में 12th के बाद एक डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा करवाई जाए। और जो बोर्ड खत्म किया गया है वो बोर्ड को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, 3+3, यानी इसको सुझाव दिया गया है कि या तो 5th क्लास के बाद इसको रख दिया जाए या 8th क्लास के बाद रख दिया जाए, जबकि हाई स्कूल से इसको हटाने की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ग्रेड सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। ग्रेड सिस्टम को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा कि अंकन प्रणाली जो कुछ है वो खत्म करने की बात की गई है। यानी नंबर सिस्टम का मतलब है जैसे हमारी जो मार्कशीट बन के आती है ना, मार्कशीट बोर्ड परीक्षा की आती है, उसमें नंबर दिए होते हैं ना, 100 में से जो कुछ आपने नंबर प्राप्त किए होंगे उसके आधार पे आपकी मार्कशीट बनाई जाती थी। लेकिन अब क्या है, ग्रेड सिस्टम को चलाने की बात की गई। ग्रेड सिस्टम का मतलब है आपके अंकों के आधार पर ABCD इस तरह से आपको ग्रेड दिए जाएंगे, आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, है ना। इससे क्या है, थोड़ा सा प्रेशर कम होता है बच्चे के ऊपर और उसके व्यक्तित्व का जो विकास है उसको रोकने का प्रयास अंकों के माध्यम से किया जाता था, वो धीरे धीरे से खत्म हो जाएगा। फिर 11th पॉइंट पे हम लोग देखेंगे 2 रिजिड सेपरेशन, आर्ट और साइंस। देखो क्या होता, अभी क्या होता था, हम लोग जब 10th के बाद 12th में जाते थे तो कुछ साथी हमारे साइंस साइड चले जाते हैं, कुछ आर्ट साइड चले जाते हैं, उन्हीं में से कुछ बायोलॉजी लेकर के अपना पढ़ाई शुरू करते हैं और कुछ लोग मैथ ले लेते हैं। अब क्या होता है, अगर हो सकता है किसी को इंटरेस्ट है ज्योग्राफी पढ़ने में, साथ साथ उसको गणित भी बहुत अच्छी आती है, मैथ भी बहुत अच्छा आता है ना, या उसको हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है और साइंस भी बहुत अच्छी आती है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा आता है, तो क्या होता है वो अपनी इंटरेस्ट के आधार पे ले सकता है, वो दोनों विषय को एक साथ पढ़ सकता है। अब ये कोई सीमा नहीं है कि यदि आप बायो लेते हैं तो आप मैथ नहीं ले सकते हैं, या मैथ लेते हैं तो आप बायो नहीं ले सकते हैं, अब आप दोनों ही ले सकते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से आर्ट और साइंस में से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। फिर देखो बोर्ड एग्जाम को खत्म करके प्रैक्टिकल एग्जाम को बढ़ावा देने की बात की गई है। यहाँ पे खत्म करने का मतलब पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, हाई स्कूल के बोर्ड के अलावा। तो इसमें क्या कहा गया है कि बोर्ड के एग्जाम का स्तर है वो थोड़ा सा कम किया जाए और प्रैक्टिकल एग्जाम को बढ़ावा दिया जाए। कैसे, जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं में हम लोगों को क्या है, कॉपियां भरनी होती हैं, फिर उसके बाद किसी भी तरह से ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं, किसी की कॉपियां चेक होती हैं, किसी की नहीं भी होती हैं, और क्या होता है उसी के आधार पे उसके आगे का, बच्चे के आगे का भविष्य तय हो जाता है। उसकी जैसी मार्कशीट होती है जिंदगी भर वह उसी का बोझा ढोता रहता है। इसकी जगह पे क्या बात की गई है कि यहाँ पे उसके मार्कशीट के वेटेज को थोड़ा सा कम किया जाए, उसमें प्रैक्टिकल के स्तर को बढ़ाया जाए। प्रैक्टिकल के स्तर का मतलब है जो कुछ आपने सीखा है वो प्रैक्टिकली आपको अपने जीवन में आता है या नहीं आता है, जो आप कॉपी में लिख रहे हैं, जो आप बोर्ड परीक्षाओं में लिख करके आ रहे हैं, वो क्या आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, और इसी के आधार पर आपको ग्रेड दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि वो काम में आती है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं NTA कॉमन एग्जाम। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, काफी चर्चा में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा, कॉमन होगा जो सभी के लिए, है ना, वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। उसके बाद क्या होता है, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके आगे के डिपार्टमेंट आप अपने हिसाब से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने नंबर के हिसाब से।
या अपनी मेरिट के हिसाब से। फिर क्या है, 2030 तक 100% प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन की बात की गई है 2030 तक। अभी क्या है, ये पुरानी शिक्षा नीति जो हमारी 1986 की चल रही थी उसमें भी यही बात की गई थी। बाद में भी जब ये सर्व शिक्षा अभियान आया तब भी यही बात की गई थी। और अब फिर से वही बात की गई है कि अब लक्ष्य इसको बढ़ा करके 2030 का रखा गया है कि क्या है, सभी बच्चे हैं जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको अनिवार्य जो शिक्षा है वो मिल सके। मतलब कुछ बच्चे अभी भी छूटे हुए हैं, तो क्या है, उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने की बात की गई है। यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि 100% नामांकन हो, 100% रजिस्ट्रेशन हो। सभी बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं, अनिवार्य शिक्षा जिनको लेनी चाहिए वो उनको मिल सके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म, ये हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जो 10th का एग्जाम बोर्ड है इसको खत्म किया जाना चाहिए। अभी खत्म किया नहीं गया है, लेकिन ऐसा है कि अगले कुछ सालों में हो सकता है 2025 या ज़्यादा होगा तो 2030 तक ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद स्किल मैंडेटरी, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि हर एक बच्चे को एक स्किल अपनानी होगी। केवल स्कूली शिक्षा, स्कूली ज्ञान, किताबी ज्ञान या हायर एजुकेशन भी अगर वो करता है तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। अब क्या है, हर बच्चे को कोई ना कोई एक स्किल जरूर अपनानी पड़ेगी। इसके लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही है, जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों में को जोड़ा जा रहा है। कैसे, जो लोकल व्यवसायी हैं आसपास के, उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल ही करवाए जाएंगे। कैसे, जो भी आसपास के आपके किसी भी प्रकार के हस्तकला विज्ञानी हैं, आपके डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, या लघु उद्योग है, किसान हैं, इस तरह के लोग हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपना काम कार्य कुशलता से करते हैं, ऐसे लोग आके आपको ट्रेनिंग देंगे बच्चों को बचपन से ही, ताकि क्या है, बच्चा बड़े होकर के किसी पर निर्भर न रह सके, आत्मनिर्भर बन सके और बेरोजगार न रहे, स्वरोजगार की खोज खुद कर सके, खुद अपना स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान के खुद स्वाभिमानी होकर अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सके और अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इसके लिए आपको कोई ना कोई एक स्किल अपनानी होगी। अभी क्या होता था कि सारे बच्चों का क्या होता था कि एडमिशन करवा दिया और उन्होंने क्या है, विद्यालयों में ना तो उनको कोई स्किल सिखाई जाती है, सारी शिक्षा किताबों पर आधारित हो रही थी। बस किताबों को रटने के बाद, पुस्तकों को रटने के बाद परीक्षा दो, एग्जाम दो, अच्छे नंबर लेके आओ, उसी के आधार पे भले ही आपको कुछ ना आता हो, लेकिन क्या है, सिर्फ आपकी मार्कशीट अच्छी होनी चाहिए। भले ही वो मार्कशीट आपने मेहनत करके कमाई हो या आपने पैसे दे करके कमाई हो। तो इन सबको थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया गया है। कोशिश की जाएगी कि एक स्किल कम से कम एक स्किल एक बच्चे के अंदर होनी ही चाहिए, ताकि वो क्या है, उस स्किल का प्रयोग अपने जीवन में कर सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो नई शिक्षा नीति से निकल के आए हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये बेहतर समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। और आज की क्लास के लिए थैंक यू क्लास, थैंक यू।